एटम है क्या, आप इसको ऐसे मान के चलिए, ये कोई भी एक मटेरियल जो लाइट प्रोड्यूस करता है, वो जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, हम उस एटम का उसको फिंगरप्रिंट बोल सकते हैं। तो एटम इज जस्ट अ लाइट विच इज़ द फिंगरप्रिंट ऑफ एनी मटेरियल, जस्ट लाइक दैट। कि जैसे हमारे घर पे एक ट्यूबलाइट लगी है, वो अलग लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रिज्म ले लीजिए आप, उसमें से लाइट प्रोड्यूस करिए, वो अलग लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब अलग अलग स्पेक्ट्रम हमें देते हैं। तो 18वीं सदी के अंत में जे थॉमसन ने ये बताया कि जो एटम होता है, एटम से भी एक छोटी चीज होती है। एटम, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक छोटी चीज होती है जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, ये चीज। और उन्होंने लेकिन वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन इनका क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि जे थॉमसन ये मतलब खोज कर चुके थे। उन्होंने ये बता दिया था कि एटम से भी छोटी चीज होती है जो एटम के अंदर प्रेजेंट रहती है, उसके सेंटर पे प्रेजेंट रहती है, वो बता चुके थे। तो इसके बाद जो ये जे थॉमसन थे, जे थॉमसन के बाद इनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने भी एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए, इन्होंने जस्ट ये थ्योरी जो दी थी हमारे सोलर सिस्टम के साथ कंपैरिजन किया था। जैसे सन जो सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ जो होता है वो हमारे जो ग्रह है वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जस्ट इसके साथ कंपैरिजन किया। लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा था अपने स्टूडेंट्स को, इनके दो स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था गीगर और एक का मस्टर। इन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया था कि भाई एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये भी एक सोचने वाली बात थी कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्यों बोला कि सेंटर पे ही न्यूक्लियस होना चाहिए, और वो ऐसा भी बोल सकता था कि ये न्यूक्लियस रहा, इसके साइड में इलेक्ट्रॉन रहा, चलो जी एक एटम बन गया, ऐसा भी बोल सकता था। नहीं, उन्होंने ऐसा इसलिए जस्ट ये कंपैरिजन किया था, इसके साथ कंपैरिजन, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट इनके जो स्टूडेंट है मास्टर, उन्होंने किया। आइए अब इसी एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। आइए हम समझते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये क्या है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअल में जो रदरफोर्ड ने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, साइडों में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि सेंटर में कोई है भी या नहीं, तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। एक्चुअल में ये रदरफोर्ड मॉडल भी हम इसको बोल सकते हैं। चलिए इस एक्सपेरिमेंट में है क्या। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड लीफ ली। गोल्ड लीफ का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे मेरे पास ये कोई पेज है, उस गोल्ड लीफ को पीट पीट के इतना पतला किया गया कि उसकी थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁻⁶। और उस गोल्ड लीफ को ऐसे, जैसे गोल्ड लीफ है, इसको दो ब्लॉक के साथ ऐसे बांध दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बांध रखा है, ऐसे अटैच कर दिया दो ब्लॉक के साथ ऐसे। गोल्ड लीफ क्यों लिया गया है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। गोल्ड लीफ इसलिए लिया गया है क्योंकि इसकी ये एक ऐसी मेटल है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि मेलिएबिलिटी, कि आप इसको पीट के बहुत थिन बना सकते हो। इसको इतना थिन इसलिए बनाया गया है, हम ये कंडीशन लेके चले हैं, हमने यही साइज इसलिए लिया है क्योंकि जो ये साइज है ये अप्रोक्सीमेटली वन एटम के साइज के बराबर है। और दूसरा रीजन ये है इसको लेने के लिए कि इसका जो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ये इसलिए लिया गया। तो हम इस गोल्ड लीफ पे क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराएंगे। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल आप ऐसे समझिए, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो हमने क्या किया, ये
यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, इस रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा बीटा गामा तीनों रेज निकलती है, हमें जस्ट अल्फा को कंसीडर करना है। तो जैसे ही यहाँ से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है अल्फा पार्टिकल को छोड़ेगा, तो वो जो अल्फा पार्टिकल है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, हर एक डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए हमने इसके दोनों तरफ लेड ब्लॉक्स लगा दिए, लेड ब्लॉक्स। ये लेड ब्लॉक्स क्या करेगा, इसको बिल्कुल स्ट्रेट मोशन प्रोवाइड कराएगा। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर जब बनता है उसको हम कॉलीमीटर बोलते हैं। कॉलीमीटर का काम होता है लाइट को स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके जाना, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस फॉइल से टकराएगा, तो वो टकराने के बाद या तो वो वापस टकरा के आ जाएगा या इसके आर पार निकल जाएगा। इस गोल्ड का जो लीफ है ये इसके आर पार निकल जाएगा। जैसे ही इसके आर पार निकलेगा तो हमने इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा रखी है जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये मान लेते हैं ये 0 डिग्री एंगल है, ये ऐसे ऐसे घटता है, फिर ऊपर भी सेम है, ऊपर 180 है, नीचे भी 180 है। ऐसे हम अलग अलग इस डिटेक्टर को हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये एक छोटा सा मॉडल उन्होंने बनाया इसको देखने के लिए। तो इसकी सारी कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिख रखी है कि हमने एक गोल्ड फॉयल अटैच कर रखा है। वी यूज अ गोल्ड बिकॉज इसका रीज़न हमने दे दिया। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो हमने देखा हमारे सामने एक टेबल बन के आई। हमने एक टेबल बनाया, एक तरफ एंगल थीटा लिया, दूसरी तरफ अल्फा पार्टिकल। एक्चुअली ये जो डिटेक्टर है पहले हमने इसको 0 डिग्री पे रखा। जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा तो जो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ये ब्लिंक करना स्टार्ट करेगी, ऐसे चमकेगी। जितने अल्फा पार्टिकल इससे टकराते रहेंगे उतना ही चमकता रहेगा। तो पहले हमने इसको 0 डिग्री पे रखा, फिर 1 डिग्री पे एंड सो ऑन 180 डिग्री पे, सिमिलरली ऐसे। तो हमारे सामने एक ग्राफ निकल कर आता है। ये वाली जो लाइन है रिप्रेजेंट करती है एंगल को जो इसके द्वारा डिटेक्ट किया गया है। 0 से 20 डिग्री का रखा गया पहले, 20 से 40 ऐसे। और ये वाले जो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं कि जब हमने 0 डिग्री पर 10⁻⁷ अल्फा पार्टिकल लगाए तो हमने पाया कि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल 0 से 20 डिग्री के बीच सीधे ही निकल गए, बिल्कुल सीधे। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए और वो 0 से 20 डिग्री के बीच में 10⁻⁷ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ओके, फिर हम यहाँ पे आते हैं। जैसे ये 10,000 यहाँ पर आके लगभग 80 डिग्री, जैसे हम 80 डिग्री पर आए, यहाँ कहीं 80 डिग्री होगा और 80 डिग्री पे हमने पाया कि लगभग 1000 अल्फा पार्टिकल, जैसे जैसे हम नीचे आते आ रहे हैं तो हमने पाया कि यहाँ सिर्फ 1000 पार्टिकल ही हमारे पास रह जाते हैं। इतने में से इतने हमारे पास रह गए। तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे निकल गए। सीधे निकलने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो ये पेपर फॉयल था, कि ये हमने इसको इतना पतला कर दिया कि इसके बीच में ज़्यादातर जो स्पेस है, इसके बीच में कोई पार्टिकल है ही नहीं, कोई पॉजिटिव पार्टिकल है ही नहीं। अगर होता तो वो अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ जाता। अब जब है ही नहीं तो इसी वजह से इसके आर पार निकल गए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी परफॉर्म किया गया क्योंकि जो रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट थे मार्सन, उन्होंने अपने इस टीचर को बताया रदरफोर्ड को कि जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल ही टकरा के वापस आया, एक पार्टिकल टकरा के वापस आ रहा है। अब रदरफोर्ड के दिमाग में ये सवाल आया कि जब ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए तो एक पार्टिकल क्यों वापस आ रहा है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार, 4 और 5वीं बार में उनके सामने रिजल्ट आया कि जब उन्होंने मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल इस फॉइल से टकराए तो इसमें से कुछ पार्टिकल टकरा के हमारे पास वापस आ गए। जैसे ही हमारे पास में वापस आते हैं तो हम एक कंक्लूजन पे निकल जाते हैं। तो हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि जो फॉइल है इसका ज़्यादातर जो भाग है वो खाली है, इसकी कुछ भाग में कुछ तो चीज़ है जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल टकरा के आ रहे हैं। अब 2-3 चीज़ें हो सकती है। ये चीज़ जो हमने ये है वो हमने यहाँ पे शब्दों में लिख दिया
कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो 1 डिग्री के अराउंड चले जाते हैं, ओनली कुछ पार्टिकल ही वापस आते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 1 पार्टिकल आउट ऑफ 800, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो टकरा के जो वापस आए हैं, तो हमने वहां से ये कंक्लूजन निकाला कि इसके बीच में कुछ तो ऐसा है कि जो वो अल्फा पार्टिकल है वो टकरा के वापस आ रहे हैं। कंक्लूजन पे आते हैं, तो जैसा कि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे निकल गए। सीधे निकलने का मतलब ये है कि इस फॉइल जो हमने बीच में ये जो सोने की जो एक परत लगा रखी है, गोल्ड फॉइल जो हमने लगा रखी है, इसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अल्फा पार्टिकल को रोक सके। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमें ये पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ गए। इसका मतलब ये था, तो इस एक्सपेरिमेंटल से ये सजेशन निकला। फर्स्ट पॉइंट में तो हमने ये लिख दिया कि इसके बीच में कुछ है नहीं, तो एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है। दूसरे पॉइंट में हमने लिख दिया कि एक्सपेरिमेंटल सजेशन दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर टुगेदर, मतलब इसका मतलब ये था कि जो सारे पॉजिटिव पार्टिकल थे वो सेंटर पे लाई करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। हमें ये कैसे पता चला? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास ये एक फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, और इधर से मैं अल्फा पार्टिकल ऐसे टकरा रहा हूँ तो कुछ सीधे चले गए, लेकिन जो टकरा के वापस आए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से टकरा के वापस आ रहे हैं। आप ऐसे मानिए ये एक फुटबॉल है और ये एक दीवार है, फुटबॉल दीवार से टकराई और वापस आ गई, तो मतलब ये सामने वाली चीज बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पार्टिकल, क्योंकि हमने गोल्ड लीफ यूज किया है तो ये इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये जो पॉजिटिव है वो बहुत सारे एक जगह मिलके एक जगह होंगे तभी वो टकरा के वापस आया होगा। इसलिए जिस जगह पे है उसको हमने न्यूक्लियस का नाम दे दिया, और उस न्यूक्लियस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, किसको? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है। एंड तीसरा, इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻⁴ मीटर है, और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जो एटम का साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर है। न्यूक्लियस का 10⁻⁻⁴ और एटम का 10⁻⁻10। ये डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास ये फॉइल थी और ये हमने इस पे अल्फा पार्टिकल टकराया और वापस आ गया, तो हम मान लेते हैं कि वो एक फॉइल है और उस फॉइल के सेंटर में वो पॉजिटिव पार्टिकल है जिससे अल्फा पार्टिकल टकराया। अब एक चीज़ देखिए, पहली चीज़ जो ये मान लेते हैं यहाँ जब अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधा जा रहा था तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मतलब अल्फा पार्टिकल इससे जितना दूर होगा ये उतना ही सीधा निकल जाएगा, फोर्स उतना ही कम लगेगा उसके ऊपर। जैसे ही अल्फा पार्टिकल 3 नंबर का इसके पास आता है तो ये ज़्यादा मुड़ जाता है, दूर वाला कम मुड़ता है, इसके पास वाला ज़्यादा मुड़ता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसके सेंटर से आएगा तो ये बिल्कुल वापस हो जाएगा, ऐसे टकरा के इससे वापस हो जाएगा। आप ऐसे मान लीजिए ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया जिसकी वजह से ये मुड़ के वापस आ गया। अच्छा, जिस पॉइंट से ये मुड़ता है उसके सेंटर से लेके वहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम डी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये डी पॉइंट है इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये होता है कि अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस से वापस आया। ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें बताता है कि इसके सेंटर का जो न्यूक्लियस का साइज कितना है। हमने जो न्यूक्लियस का साइज निकाला है वो 10⁻⁴ मीटर निकाला है। वो कैसे निकाला है अब उसको समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला तो हमने देखा द इम्पैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो इम्पैक्ट होता है इसका वो 90 डिग्री पे होगा। दूसरा, ये जो हमें डी पॉइंट है ये हमें क्या देता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेस हमें देता है। तीसरा, ये हमें क्या बताता है? अप्रोक्सीमेशन साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस का साइज कितना होगा वो भी हमें ये बताता है। कैसे? अब उसको समझते हैं कैसे। देखो, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये न्यूक्लियस था, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस थी वो 4 थी, और अल्फा पार्टिकल आया और ऐसे टकरा के चला गया, तो इसका मतलब ये मान लेते हैं 9 था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 9 था, तो मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है वो 9 से बड़ा नहीं हो सकता।
अगर वो ऐसे टकरा के वापस आया होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, तो न्यूक्लियस का साइज 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ कि जो न्यूक्लियस का साइज था वो 10⁻⁻⁴ है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो ये एक पूरा था, रदरफोर्ड मॉडल था एक तरह से ये, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल कहिए आप इसको, या आप इसको उसके जो स्टूडेंट थे गीगर और मास्टम, आप वो कहिए, या फिर इसको रदरफोर्ड के अलावा हम इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकलता है, उससे कंक्लूजन ये निकाला रदरफोर्ड ने कि जो एक एटम होता है उसके सेंटर पे हमेशा न्यूक्लियस रहेगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एक सवाल हमेशा यहाँ पे जो पूछा जाता है वो ये है कि अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए था, जबकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं। वाई, कि एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? तो इसका आंसर भी रदरफोर्ड ने दिया, और वो जो आंसर दिया उसने सोलर सिस्टम को कंपैरिजन करते हुए इसका आंसर दिया। उन्होंने कहा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूमता रहता है, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही होती है, अचानक उस पर कोई 90 डिग्री फोर्स लगता है तो वो ऐसे शेप ले लेती है। सेम चीज ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा जा रहा होता है, तो न्यूक्लियस इसको एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ नीचे की तरफ खींचता है तो ये शेप ले लेता है। तो ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में ये रहता है। नाउ अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी? वो फोर्स होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन के r²। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम Q1 के साथ कंपैरिजन करेंगे, ये Q2 के साथ, और उनके बीच का डिस्टेंस r, ठीक है। ये डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा रहेगा। आपने देखा था ट्रांजेक्टरी मोशन में कि ये जब डिस्टेंस, ये कोई न्यूक्लियस था यहाँ पे, यहाँ से आया, डिस्टेंस जैसे ही कम हुआ वो उतनी फोर्स के साथ वापस मुड़ गया, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो कम फोर्स के साथ ऊपर की तरफ मुड़ेगा या साइड में मुड़ेगा, ठीक है। तो इतना फोर्स इन दोनों के बीच में रहता है। अगर दूसरा, जब ये ट्रांजेक्टरी मोशन यहाँ से इधर जा रहा होता है तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यही काइनेटिक एनर्जी बाद में जब ऐसे रोटेट होता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? वो इतनी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2EZE अपॉन के डी, और डी यहाँ से अगर निकाले तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है? बस मोटा मोटा सा ये निकलता है कि जो साइज है गोल्ड के न्यूक्लियस का वो 6 फर्मी से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, सेंटर पे हमेशा न्यूक्लियस रहेगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इससे कंक्लूजन निकला। लेकिन इसमें अभी भी एक कमी थी, वो कमी ये थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो घूमते हुए कुछ एनर्जी को रिलीज करता है लाइट की फॉर्म में, तो इसकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं होती? तो इस चीज को दूर किया था बोर मॉडल ने। तो अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो बोर मॉडल होगा।